आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी एक और कहानी जिसका शीर्षक है वेल डन पापा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी वेल डन पापा। मैं चाय लगवा रही थी कि इन्होंने भीतर आकर कहा, सुनो वो जो नीली शर्ट वाला है ना उसे ध्यान से देखना। क्यों? मैंने पूछा। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही ये बाहर चले गए। मुझे इतना ताव आया, हर चौथे पांचवें रोज कोई न कोई चाय पर या खाने पर होता है। किस किस को देखूं मैं? कोई आया है, कोई ट्रांसफर होकर जा रहे हैं, किसी की नई नई शादी हुई है। इन्हें बस बुलाने का बहाना चाहिए। अब ये दो रंगरूट ऑफिस में नए नए आए हैं, वे खुद किसी विजिट पर आते तो एक बात थी, बाकायदा निमंत्रण देकर बुलाने की क्या जरूरत थी। श्याम के हाथ चाय भिजवाकर मैं भी बाहर आ गई। दोनों ने उठकर नमस्ते की। दोनों ही स्मार्ट और सुदर्शन थे। एक का पहनावा हरियाणवी टच लिए हुए था, दूसरा नीली शर्ट वाला ठेठ इंदौरी लग रहा था। फिर जमकर बातें हुई। इंदौर का नमकीन, इंदौर के मॉल्स, इंदौर की सड़कें, माड़ू, महाकाल, पाताल पानी, पियल पाला। समय कैसे बीत गया पता नहीं चला। घर से दूर जब कोई अपना मिल जाता है तो कैसा लगता है, बस वैसी ही अनुभूति हुई। वो लोग दरवाजे के बाहर भी नहीं पहुंचे होंगे कि इन्होंने पूछा, लड़का कैसा लगा? वो इंदौर वाला ना, खूब अच्छा है। मैंने कहा। विवाह के लिए बात कर लें? इन्होंने पूछा। सच, मेरे मन में भी यही बात आ रही थी। जरा उसके घर द्वार के बारे में पता करो, मैंने कहा। कर लिया है, कब से इस मिशन पर हूँ। पिता विभाग में अकाउंटेंट हैं। 3 भाई बहनों में यह सबसे बड़ा है। आनंद नगर में अपना एलआईजी मकान है, इन्होंने बताया। विवाह एलआईजी में रहेगी? मैंने नाक सिकोड़ कर कहा। देखो, लड़के की इंजीनियरी की नौकरी है और इंदौर में अपना मकान होना ही बड़ी बात है। और विवाह को वहां कितना रहना है? वह तो पति के साथ बंगले में रहेगी, इन्होंने समझाते हुए कहा। फिर भी खैर ठीक है, पापा को बता दो, अंतिम निर्णय तो उन्हीं को लेना है, मैंने कहा। आनन फानन पापा को फोन किया गया। वे बोले, जो बच्चे विपरीत परिस्थितियों में पलकर बाहर निकलते हैं वे बड़े होनहार होते हैं। मेरी तरफ से हाँ है, विभा से पूछकर बताता हूँ। पापा के जवाब के रूप में चौथे दिन विभा रानी खुद ही आ गई। मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर उन लोगों को खाने पर निमंत्रण दिया गया। हरियाणा वाला समझदार था, समझ गया कि कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। उसने कोई बहाना बनाकर क्षमा मांग ली। उस दिन गप्पों की महफिल देर तक चली। इस बार ललित कुछ खुला। उसने खूब किस्से और चुटकुले सुनाए, प्रोफेसर्स की नकल उतारी। विभा ने भी खूब आनंद लिया। इन्होंने अपना मत स्पष्ट कर दिया। विभा को थोड़ी देर उसके साथ अकेले छोड़ दिया। कहा कि तुम्हारी हाँ हो तो बताना, फिर हम तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे। 2 दिन बाद उसका फोन आ गया और विभा के साथ इंदौर के लिए रवाना हो गई। अपने पतिदेव पर सचमुच गर्व हो रहा था। कितने अपनेपन से वे पापा की मदद कर रहे थे। हम लोगों के इंदौर पहुंचने के बाद पापा ने ललित के पिताजी से फोन पर संपर्क किया। पापा ने उन्हें सपरिवार चाय पर आने का निमंत्रण दिया। वे आए तो सपरिवार नहीं, सिर्फ अपनी कन्या को साथ लाए। घर में हमारी भाभी हैं, मिसेज उन्हें छोड़कर कहीं जाती नहीं हैं और शुभ कार्य में भाभी को साथ लाया जाए। उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया, पर उनका पूरा वाक्य मैं समझ गई। पहला धक्का वहीं लगा। इस युग में ऐसी सोच, पर यह तो शॉक ट्रीटमेंट की शुरुआत थी। वे लोग रिक्शे पर आए थे। पापा ने शमशेर को उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा।
लौटकर वह बड़े मायूस अंदाज में बोला, सर वह घर बेबी के लायक नहीं है। मैंने पतिदेव की बात दोहराते हुए कहा, उसे कौन सा वहां रहना है, वह तो इंजीनियर साहब के बंगले में रहेगी। ललित के पिता जाते समय कह गए थे, कल सुबह आ जाइएगा, बात कर लेते हैं। पापा सुबह सुबह तैयार हो गए। माँ से चलने के लिए कहा तो वे साफ मुकर गईं। अगर उनकी बीवी अपने घर नहीं आ सकती तो मैं क्या फालतू हूँ? पापा बोले, मैं चाहता था कोई महिला मेरे साथ चले, क्योंकि औरतों की नज़र बड़ी पैनी होती है। जो बात हम लोगों को नज़र नहीं आती, आप लोग तुरंत पकड़ लेती हो। पापा मैं चल रही हूँ, उनके साथ उनकी बेटी आई थी, आपके साथ आपकी बेटी जाएगी। मैंने तुरंत कहा, पर उनकी बेटी की तरह मुंह में दही जमाकर नहीं बैठ जाना, ठीक से पूछताछ करना। माँ ने ताकीद की। रविवार का दिन था, इसलिए ड्राइवर छुट्टी पर था, पर पापा ने सब ठीक से समझ लिया था, इसलिए पूछते ताछते पहुंच ही गए। घर का प्रथम दर्शन बहुत ही डिप्रेसिंग था। शमशेर ठीक ही कह रहा था, घर कहीं से विवाह के लायक नहीं था। लड़की लकड़ी का छोटा सा दरवाजा खोलकर हम अंदर घुसे। 10-12 बदरंग गमलों को पार करके बरामदे तक पहुंचे। अगर उसे बरामदा कहा जाए तो ऊपर टीन की छत थी, इसलिए उसे बरामदा कहा जा सकता था। वहां 2 मूड़े पड़े हुए थे, उनमें से एक पर बुजुर्ग सी महिला बैठी माला जप रही थी। शायद यही वो भाभी होंगी जिनका ललित के पिताजी ने जिक्र किया था। मैंने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा तो उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मूढ़ा तो एक ही था। मैंने पापा से कहा बैठिए, और मैं इधर उधर देखने लगी। कोने में एक तिपाई रखी थी, मैं उसे उठा लाई, पर बैठने की हिम्मत नहीं हुई। उस पर चाय के गोल गोल धब्बे बने हुए थे। सोचा अगर जंग खाई भी हुई तो साड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। मैं कुछ देर असमंजस में खड़ी रही। तभी उस महिला ने माला को उंगलियों में लपेटा, माथे से छुआया और उठ खड़ी हुई। फिर बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे भीतर चली गई। पापा बोले, कुर्सी खिसका लो नहीं तो मुश्किल होगी। पापा हम लोग चलते हैं, मैंने कहा। अरे अभी अभी तो आए हैं, पापा ने कहा। पता नहीं भीतर वाले को हमारे आने की खबर है भी कि नहीं। वहां तो जोर जोर से पूजा पाठ हो रहा है, यहाँ तक सुनाई दे रहा है। वह महिला यहाँ बैठी थी, इसीलिए मैंने घंटी भी नहीं बजाई। फिर पापा बोले, सवाल यह पैदा होता है कि घंटी है भी कि नहीं। मैंने कहा, घर का हुलिया देखकर तो घंटी पर शक हो रहा है। पापा बोले। उसी समय कल वाली सुकन्या पानी के गिलास लेकर आई और बोली, पापा पूजा कर रहे हैं। मम्मी कहाँ हैं? मैंने पूछा। मम्मी खाना बना रही हैं, सुकन्या ने बताया। उनसे कहो कल जहाँ गए थे वे लोग आए हैं, मैंने कहा। वह भीतर चली गई। फिर देर तक कोई बाहर नहीं आया, केवल मंत्रोच्चारण सुनाई देते रहे। पापा लेट अस गो, दिस इज वेरी इंसल्टिंग। हम लड़की वाले हैं बेटा, लड़की वालों को इज्जत देने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। मेरी भी इच्छा यहाँ बैठने की नहीं है, पर बीच में छोड़कर कैसे चला जाऊं? कल को सब कहेंगे कि विवाह के लिए इतना अच्छा घरवर छोड़ दिया, आप लोगों से जरा सा सब्र करते नहीं बना। वाह रे घर, मैंने मुंह बिचका दिया। भीतर मंत्रोच्चार बंद हो गया था और आरती गाना शुरू हो गया। कोई आधा दर्जन आरतियां गाने के बाद शांति स्थापना हुई। कुछ ही क्षणों में गृह स्वामी बाहर आए, शरीर पर सिर्फ एक धोती बांधे हुए। हम लोग शिष्टाचारवश उठ खड़े हुए। हमें अनदेखा करते हुए वे सीधे आंगन में गए, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया और हमारी ओर हाथ उठाते हुए भीतर चले गए। ये आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाकर कहाँ अंतर ध्यान हो गए, मैंने खींच कर कहा। वे आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, बल्कि 2 उंगलियां उठाकर कह रहे थे कि अभी 2 मिनट में आता हूँ, पापा ने बताया। कोई 5 मिनट बाद वे कपड़े पहनकर अवतरित हुए। अरे आप लोग बाहर क्यों बैठे हैं, भीतर आइए ना। कहने का मन हुआ कि हमें किसी ने भीतर बुलाया ही नहीं तो कैसे आते, पर उनकी उम्र का ख्याल करके चुप रह गई। भीतर का नजारा भी बहुत आकर्षक नहीं था। इट वॉज इक्वली डिप्रेसिंग।
बाबा आदम के जमाने का एक बदरंग सोफा पड़ा था, जिसके नीचे एक पुरानी मटमैली दरी पड़ी हुई थी। टेबल एकदम बेमेल थी, लगता था किसी फर्नीचर की नीलामी से उठाई गई है। सदियों पुराना एक पंखा ऊपर झूल रहा था, जो हवा कम और आवाज ज्यादा दे रहा था। गनीमत है कि यहाँ पंखा तो था, बाहर बरामदे में तो प्राकृतिक हवा पर ही संतोष करना पड़ा। कमरे में सामान ठूस ठूस कर भरा गया था। दीवार पर कैलेंडरों की भरमार थी, सब में देवताओं के चित्र थे। दो तीन फैमिली फोटो भी लटक रहे थे। कमरे की सज्जा से बिल्कुल भी मेल न खाता हुआ नया चमचमाता टीवी एक दीवार की शोभा बढ़ा रहा था। शायद बेटे की पहली पगार का उपहार था। सॉरी, उन्होंने गला खंखार कर कहा, आज नहाने में थोड़ी देर हो गई, नल बहुत देर से आए थे ना। इट्स ओके, पापा ने कहा, अब और देर न करेंगे, वह काम कर लें जिसके लिए आए हैं। लेट अस कम टू द पॉइंट। पॉइंट यह है, उन्होंने दोबारा गला साफ करते हुए कहा, हमें बिटिया की हाइट जरा कम लगी। माफ करना, पर मेरे बेटे की हाइट 5 फुट 9 इंच है। मैं तो भरी बैठी थी, एकदम फट पड़ी। हाइट तो आपको पहली नजर में ही पता चल गई होगी, फिर ये बात कहने के लिए आपने 24 घंटे क्यों लिए? उन्होंने आंखें तरेर कर मुझे देखा। उन्हें मेरी एक स्त्री की ये बेअदबी पसंद नहीं आई होगी। तल्ख स्वर में बोले, एकदम कैसे कह दें, कुछ विचार विमर्श भी तो करना होता है कि नहीं? यहाँ रोज के रिश्ते चले आ रहे हैं, सबके साथ तालमेल बिठाना होता है। रिश्तों का तो ऐसा है अंकल, कल को आप किसी बिजली के खंभे को भी लड़का बनाकर खड़ा कर दोगे तो उसके लिए भी रिश्ते आने लगेंगे। पापा ने धीरे से मेरा बाजू दबाकर मुझे चुप रहने का संकेत किया। सच तो यह था कि मैं अपमान से सुलग उठी थी। मुझे रोना भी आ रहा था, पर मैं इस घटिया आदमी के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए गुस्से से फनफना उठी थी। पापा ने शांत स्वर में कहा, देखिए, आपके बेटे की रजामंदी के बाद ही हम आगे बढ़े हैं। उसने हाँ कर दी, उसके बाद ही हमने आपसे संपर्क किया है। उसे क्या अकल है, अव्वल दर्जे का बेवकूफ है वो। पहली लड़की देखी और हाँ कर दी। कितनी लड़कियां देखने का प्लान है? मेरे इस व्यंग को वे सहजता से पी गया और बोले, अभी तो शुरुआत है। बेटे के बाप होने के दर्प से उनका चेहरा दमक रहा था। आपने एक बार ललित से बात तो कर ली होती, पापा ने कहा। वो तो रात को ही कर ली थी। उसने क्या कहा? वह बोला, आप जैसा ठीक समझे करें। मैंने तो मुलाहिजे में हाँ कर दी थी। पापा एकदम उठ खड़े हो गए। कमान बेटी, लेट अस गो। तभी उनकी सुकन्या चाय लेकर हाजिर हुई। चाय तो पीते जाइए। नो थैंक्स, पापा ने कठोर स्वर में कहा और चल पड़े। दरवाजे तक आकर पापा रुके, फिर मुड़कर उन्होंने कहा, माफ कीजिए भाई साहब, एक संदेश देना चाहूंगा। प्लीज बुरा मत मानिएगा, बेटा आपका इंजीनियर हो गया है, अब रिश्तों की लाइन लग जाएगी, तो उन लोगों के लिए बाहर 4-5 ढंग की कुर्सियां लगवा दीजिए। हो सके तो ये पंखा बदल दीजिए। यूं तो आपका सोफा भी रिटायर करने लायक हो गया है, पर सबसे पहले एक अच्छा सा टी शर्ट ले आइए। आपके बेटे की प्रेस्टीज का सवाल है। सुकन्या के हाथ में रखी ट्रे एकदम से ऐसे थरथराई कि लगा अब गिरी कि तब गिरी। उसके पिता भी जरूर थरथराए होंगे, पर उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए हम लोग रुके नहीं, सीधे बाहर आ गए। गाड़ी में बैठते ही मैं पापा के कंधे से झूल गई। वेल डन पापा, वेरी वेल डन। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी श्रोतागणों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। फिर से एक बार धन्यवाद।